सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आतंक के संपूर्ण सफाई का प्लान तैयार हो चुका है। कश्मीर में आतंकियों की लगातार घेराबंदी हो रही है। कल कुलगांव में सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन में टीआरएफ के 5 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। उधर बुधवार को दिल्ली में गृह सचिव ने बैठक की और इस बैठक में आतंकियों के मददगार ओवरग्राउंड वर्क करके सफाई का प्लान तैयार हुआ। उधर हैदरपुरा एनकाउंटर पर सियासत तेज है। महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर लिया गया है तो उनकी पार्टी पीडीपी आज प्रदर्शन करने पर आमादा है। तो एक झटके में 5 आतंकी ढेर किए गए। अफाक सिकंदर टीआरएफ का चीफ बताया जा रहा है। शाकिर उर्फ उम्मार, ये वो आतंकी जो ढेर हुए हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, एक एक कर चुन चुन कर आतंकी ढेर किए जा रहे हैं और 5 नाम इसमें और जुड़े। 5 आतंकी ढेर किए गए। एक तरीके से देखें तो बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो जहां एक तरफ देखिए कुलगांव में 5 आतंकी ढेर हुए, वहीं दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। प्लान तैयार किया जा रहा है। और तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, महबूबा मुफ्ती नजरबंद की गई है क्योंकि उन्हें ये एनकाउंटर फर्जी नजर आता है। उसके बाद इन्हें फिलहाल नजरबंद किया गया है, लेकिन उनके पार्टी के कार्यकर्ता अब विरोध करने पर आमादा है। आज उनकी पार्टी पीडीपी प्रदर्शन कर रही है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि 2 साल के भीतर कश्मीर को आतंक से मुक्त कर लिया जाएगा। कानून व्यवस्था को लेकर के एक निश्चित रूप से कई लोगों को चिंता रहती है। उन्होंने बताया कि जम्मू नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब स्थितियां काफी बदल गई हैं। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि 2 वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। और अब जरा आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घेराबंदी के प्लान पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। वर्कर्स हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवादियों की मदद करते हैं। वो उनको गाइड करते हैं, उनके बदले सर्विलेंस करते हैं, उनके बदले रिकॉनेसेंस करते हैं, उनके बदले उनको सेंचुरी देते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन की मदद करते हैं, उनको खाद्यान्न देते हैं और उनके लिए तमाम काम करते हैं। सिक्योरिटी फोर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस देते हैं। लाजमी है कि जब ऑपरेशंस आतंकियों के साथ शुरू होते हैं, क्योंकि वो उन्हीं घरों में होते हैं जहां पे हो सकता है कॉल सेंटर चल रहा हो, उनका आंख काट का काम करते हैं, तो इसको देख जो नई एक रणनीति अपनाई है, इसमें जो आवाम है वो कई बार फंस जाती है। और खासकर जब पूर्व मुख्यमंत्री इनके साथ खड़ी होती दिखती है तो लगता है कि कोई बहुत बड़ी साजिश है और इस आतंकी सोच को मारना निहायत जरूरी है। अशरफ वानी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशरफ, ऐसा क्यों है कि जब आतंकियों पर कार्रवाई हो रही है तो किसी को बुरा लगने लगता है? महबूबा मुफ्ती को फर्जी लग रहा है, क्यों आखिरकार? का इनकाउंटर रहा है जो श्रीनगर में सोमवार शाम को हुआ था। वहां पर जो है जो 3 लोगों के मारे जाने पर सवाल उठे, वो न सिर्फ राजनीतिक दलों ने उठाए बल्कि सरकार के जो सहयोगी हैं उनमें से भी कई लोगों ने इस इनकाउंटर की जो है उसकी जांच की मांग की है। उनमें से सबसे पहले जो थे श्रीनगर के मेयर जो हैं जुनैद मुत्तू, उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि जो श्रीनगर का इनकाउंटर हुआ है उस पर राज्यपाल को जो है जांच करनी चाहिए क्योंकि परिवार वालों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। कल दिन भर हमने देखा कि श्रीनगर में जो 2 लोगों के परिवार थे, जिनमें डॉक्टर मुदस्सिर एक था, दूसरा व्यक्ति अल्ताफ अहमद था, उन दोनों के परिवारों ने श्रीनगर में कैंडल मार्च किया। उसका सहयोग जो है न सिर्फ कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों ने किया बल्कि साथ ही साथ राजनीतिक दल खुलकर सामने आए, जहां तक कि महबूबा मुफ्ती ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। अब सरकार का कहना है कि वो इस पूरे मामले को देख रही है, लेकिन उस बीच जहां सुरक्षा बलों की तरफ से जो कार्रवाइयां हैं उनमें तेजी लाई गई है। जैसे आपने कहा कि पिछले ठीक है अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा। वही देखिए, अब बढ़ रहे आगे 1962 में लद्दाख के रेजांगला में अदम्य शौर्य दिखाने वाले भारतीय जवानों की शहादत को आज नमन किया जा रहा है। आज के दिन ही 1962 में मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में
13 कुमाऊं बटालियन के 120 जवानों ने 1300 चीनी सैनिकों को करारी शिकस्त दी थी और लद्दाख पर कब्जे की साजिश को नाकाम कर दिया था। उस लड़ाई में शहीद 114 जवानों की याद में बने वॉर मेमोरियल के नए अवतार का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उद्घाटन करेंगे। त्रिशूल के पास ये वॉर मेमोरियल पहले छोटे रूप में था, लेकिन अब इसे भव्य रूप प्रदान किया गया है और ये वॉर मेमोरियल एलएसी की दूसरी तरफ यानी चीन से भी नजर आता है, जो चीन उस जंग में मिली शिकस्त की याद दिलाता है। मंजीत नेगी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मंजीत, आज उस दिन को याद कर रहे हैं, शहीदों को नमन कर रहे हैं, राजनाथ सिंह का क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है? अर्पिता, न सिर्फ 1962 की लड़ाई बल्कि साल भर पहले जब गलवान की घटना के बाद चीनी और भारतीय सेना आमने सामने खड़ी थी, तब भी भारतीय सेना की जो स्पेशल फोर्स की टुकड़ियां हैं उन्होंने रजांगला और रिजिंगला की पहाड़ियों पर चढ़कर चीन पर एक दबाव बनाया था और उसके बाद ही चीनी सेना पीछे हटने को मजबूर हुई थी। तो काफ़ी अहम है रजांगला का ये मेमोरियल, जहां पर भी थोड़ी देर बाद, करीब 1 घंटे बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, सीडीए जनरल बिपिन रावत उनके साथ होंगे और वहां पर 1962 और हाल में जो गलवान के हमारे शहीद हैं उनकी याद में जो रजांगला का मेमोरियल है उसको नए स्वरूप में उसका उद्घाटन किया जाएगा। आज दिन भर का कार्यक्रम रक्षा मंत्री का वहां पर है और उसके साथ ही वहां पर जो ताज़ा हालात हैं, सैन्य हालात हैं, उसका भी वो जायजा लेंगे। लेकिन खासतौर से रजांगला का जो मेमोरियल है, जो मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र, उनकी याद और 114 सैनिकों को जिन्होंने शहीद होकर चीन के दांत खट्टे किए थे, उनकी याद में बनाया गया। और अभी भी क्योंकि लद्दाख में पूरी तरह से अर्पिता शांति नहीं है, सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, ऐसे में रक्षा मंत्री और सीडीए जनरल बिपिन रावत का दौरा काफी अहम है क्योंकि उसके दूसरी तरफ चीन सीधे तौर पर भारत की इन गतिविधियों को देखता है। बिल्कुल, तो देखिए ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है और आपको बता दें त्रिशूल के पास ये वॉर मेमोरियल पहले छोटे रूप में था, लेकिन अब इसे भव्य रूप प्रदान किया गया और ये वॉर मेमोरियल एलएसी की दूसरी तरफ यानी चीन से भी नजर आ रहा है, जो चीन उस जंग में मिली शिकस्त की याद दिलाता है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वॉर मेमोरियल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचने वाले हैं। चीन के खिलाफ 1962 की लड़ाई में शहीद जवानों के लिए ये बता दें आपको, ये वॉर मेमोरियल बनाया गया। लद्दाख सेक्टर के त्रिशूल क्षेत्र के करीब स्थित है रजांगला वॉर मेमोरियल। तो जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, रैली और दौरों का दौर भी शुरू हो रहा है। आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी दौरे पर जाएंगे 19 नवंबर से, जानकारी मिल रही है। 3 दिन का उनका यूपी दौरा होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 19 नवंबर से इसकी शुरुआत होगी। तो उत्तर प्रदेश इस लिहाज से भी बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से दिल्ली का रास्ता खुलता है और सबसे बड़ा राज्य जहां पे सत्ता पे काबिज होना बेहद महत्वपूर्ण, इसलिए रणनीति भी बनाई जा रही है और दौरों का दौर जो है वो शुरू हो रहा है। 19 नवंबर से 3 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। झांसी में उनके कार्यक्रम होने वाले हैं, महोबा भी वो जाएंगे, तो ये तमाम कार्यक्रम भी रखे गए हैं। 20 नवंबर को डीजी कॉन्फ्रेंस में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी, 19 नवंबर से 3 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर होंगे। 21 नवंबर को पीएम मोदी का भी कार्यक्रम है, तो 3 दिन का ये देखिए कार्यक्रम रहने वाला है और ये पूरी लिस्ट जो है वो तैयार कर ली गई है कि क्या क्या उनके इस दौरे में खास रहने वाला है। बैठकों का दौर भी देखिए चल रहा है क्योंकि रणनीति बनाना इस वक्त उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण और इसीलिए सबसे पहले देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी मैदान में उतारा गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि बाकी नेता मैदान में नहीं उतरे हैं। योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत कर दी थी, वो भी पहुंचे, रैली करते हुए वो भी नजर आ रहे हैं और अब जो जानकारी मिल रही है कि 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। यूपी चुनाव की तैयारियों को लेकर लेकिन देखिए बैठक चल रहा है। यूपी चुनाव पर बीजेपी का मंथन अभी खत्म नहीं हुआ है। जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान आज की जो बैठक हो रही है उसमें मौजूद रहेंगे और आगे का एजेंडा तय किया जाएगा। इसमें स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल भी इसमें शामिल होंगे। फोकस क्या क्या होगा, किस तरीके से बूथ मैनेजमेंट किया जाए, यूथ जो खास तौर पर जो कार्यकर्ता हैं उनको साथ लेकर बीजेपी चलती रही और ये कहती रही है कि सेवा ही सबसे बड़ा समर्पण है और इसी को चलते हुए यानी जो काम
अभी तक हमारी सरकार ने किया वो जनता तक पहुंचाना है और इसके लिए ये कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। इसलिए उनको मजबूत करना, संगठन को मजबूत करना बेहद जरूरी है। इसीलिए ये प्लान बन रहा है। 19 नवंबर को झांसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, फिर लखनऊ में वो रुकेंगे। ये इनके कार्यक्रम जो अभी सामने आ रहे हैं। नड्डा का 2 दिनों का यूपी दौरा है और वाराणसी दौरे पर अमित शाह भी पहुंच रहे 13 नवंबर में। तो इस वक्त आप देखिए तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से दौरों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। बात जरा दिल्ली की हवा में कुछ सुधार है, तो इतना नहीं कि उसे ठीक कहा जाए। जी हां, दिल्ली की हवा आज भी खराब है। सफर के मुताबिक दिल्ली की हवा का गुणवत्ता स्तर जो है यानी AQI लेवल, वो आज सुबह 362 दर्ज किया गया। कल ये करीब 380 के बीच था। दिल्ली की हवा में जहरीले धुएं को देखते हुए कल कई कदम उठाने का ऐलान किया गया। दिल्ली में 21 नवंबर तक निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है, प्रतिबंध लगा दी गई, जिसमें 100% सरकारी विभाग में वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया है। दिल्ली में जो स्कूल कॉलेज हैं वो अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद रहेंगे, यानी अब आप ऑनलाइन ही पढ़ाई कर सकते हैं। वहीं दिल्ली में जरूरी सेवाओं के अलावा अन्य ट्रकों की एंट्री पर बैन कर दिया गया है। दिल्ली में गैस के अलावा अन्य इंडस्ट्रीज को भी बैन किया गया है। प्रदूषण से निपटने के लिए बेहद ही सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजघाट के नजदीक और तस्वीर आप देखिए, ट्रकों के माध्यम से सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि धूल प्रदूषण से निपटा जा सके। और न सिर्फ सड़कों पर छिड़काव हो रहा है बल्कि ये फॉगिंग मशीन जो आप देख रहे हैं, इस फॉगिंग मशीन के जरिए पूरी दिल्ली की जो पेड़ है वहां जमी हुई धूल को भी हटाया जा रहा है। आप तस्वीर देखिए आप सामने, ये जो कृत्रिम बारिश हो रही है ये इस ट्रक के जरिए हमें दिल्ली के अलग अलग कोनों में देखने के लिए मिल रही है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये मशीन काम करती है। जो ऊपर स्मॉग गन लगी हुई है वो पेड़ पौधों पर मौजूद धूल के कणों को नष्ट करती है। सड़कों के किनारे जो धूल मौजूद होती है उसको हटाने का काम भी ये मशीन करती है। तो इस तरह की मशीनों का जिक्र भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ था और ये जानना बेहद जरूरी है कि दिल्ली के भीतर 400 ऐसे टैंकर हैं जिन्हें अलग अलग मुख्य सड़कों पर तैनात किया गया है। अब हम आपको एक अहम बात और भी बता दें, दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक देखिए, सुबह का वक्त है, लोग अपने घर से दफ्तर जाने के लिए निकले हैं, लेकिन सड़क पर इस वक्त जो ट्रैफिक होना चाहिए, गाड़ियों की तादाद होना चाहिए, वो बेहद कम है। रोजाना हम इसी रास्ते से गुजरते हैं लेकिन आज गाड़ियों की संख्या पिछले हफ्ते के मुकाबले बेहद ही कम नजर आ रही है। तो कई ऐसे कदम हैं जो दिल्ली में उठाए गए हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थान को बंद करना हो, चाहे वो दिल्ली में निर्माण कार्य पर रोक लगाना हो। दिल्ली के बहुत से ऐसे निर्माण कार्य हैं जिन पर रोक लगा दी गई है, किसी भी तरह की तोड़फोड़ पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है और साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम को भी 21 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। तो 10 पॉइंट एजेंडा को दिल्ली सरकार ने लागू किया है देश की राजधानी में और इसका असर भी अब जमीन पर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन सवाल यही है, क्या इससे प्रदूषण को कंट्रोल करने में कामयाबी मिल पाएगी या नहीं। कैमरामैन सत्या के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली की 700 पर संकट है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाई, जिसके बाद से दिल्ली सरकार और बीजेपी में एक बार फिर ठन गई। प्रदूषण के लिए बीजेपी केजरीवाल सरकार को दोषी ठहरा रही है तो दिल्ली सरकार केंद्र पर ठीकरा फोड़ रही है। दिल्ली के लिए क्या फंड दिया? दिल्ली के अंदर तो हम 100% स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार सारा काम कर रही है। राज्यों को फंड दिया है, राज्यों को फंड दिया है, ये सच बात है। लेकिन हमने पर्यावरण मंत्री के साथ जब बैठक की थी तभी कहा था कि इसका ग्राउंड एक्शन प्लान बनाइए, फंड देने से समाधान नहीं होगा। हमने कहा था जितना पैसा केंद्र सरकार दे रही है उससे आधे पैसे में सरकार को डायरेक्शन दीजिए और बायो डीकंपोजर का छिड़काव हो सकता है। 40,000 रुपए अरविंद केजरीवाल जी ने, बिना राजनीति के धन्यवाद भी हम देते हैं, उन्होंने 40,000 रुपए खर्च किए हैं पराली के प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया है, बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने 40,000 रुपए खर्च करके किस प्रकार से प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके, पराली से उत्पन्न प्रदूषण, उस पर बहुत गंभीर चिंतन, अनुसंधान, शोध, मतलब एक्सपेरिमेंट, ये सब किया है। 4000 टाइम्स
काम पराली जितना किया और फसल जितना दिखाया है अरविंद केजरीवाल जी की भाषा में। काम पराली, उन्होंने कहा था, आप उनका भाषण नहीं, पराली कितना डंडा हो, छोटा सा डंडा है, तो काम डंडे जैसे, छोटे से डंडे जैसा, और दिखाया है फसल इतना बड़ा। और ये अरविंद केजरीवाल जी यही हार्वेस्ट कर रहे हैं। बुआई 40,000 रुपए, कटाई 16 करोड़ रुपए का, यही इनकी राजनीति चल रही है। आज पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में पंजाब सरकार का पूरा मंत्रिमंडल करतारपुर साहिब में मत्था टेकेगा। सुबह 11 बजे चन्नी अपने मंत्रियों के साथ बॉर्डर पर पहुंचेंगे। 11:15 बजे तक उनके करतारपुर साहिब पहुंचने का कार्यक्रम है। दल पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू वहां नहीं होंगे, वो 20 नवंबर को करतारपुर जाएंगे। पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायक कल करतारपुर जाएंगे। लंबे कोविड काल के बाद कल ही करतारपुर गलियारा खोला गया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी कैबिनेट के साथ करतारपुर साहिब में मत्था टेकेंगे पंजाब के सीएम। पंजाब सरकार के जत्थे में नवजोत सिंह सिद्धू का नाम नहीं है, यानी वो इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। 20 नवंबर को करतारपुर साहिब जाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू, उनका अपना अलग कार्यक्रम होने वाला है। कल आम आदमी पार्टी के पंजाब के विधायक करतारपुर जाने वाले हैं, उनका ये उनकी प्लान है। वही मार्च 2020 के बाद कल ही खुला है करतारपुर गलियारा और आज चन्नी पहुंच रहे हैं। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करतारपुर कॉरिडोर में ही वो मौजूद हैं। अशोक सिंघल हमारे साथ हैं और सत्येंद्र हमारे साथ हैं। अशोक सिंघल का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। अशोक, यानी देखिए अब होड़ भी लग चुकी है इस बात को लेकर कि इसका पूरा श्रेय हमें ही मिल जाए, हमारी पार्टी को मिल जाए। आप वहां पर मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं? सत्येंद्र भी कुछ कहना चाह रहे हैं। फिर कट गया, पीछे चलो संजीव। सत्येंद्र, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अशोक का संपर्क एक बार फिर से करने की कोशिश करते हैं। सत्येंद्र, तो अभी फिलहाल संपर्क नहीं हो रहा, एक बार फिर से कोशिश करेंगे दोनों से बात करने की, क्योंकि देखिए पूरी कैबिनेट के साथ आज पहुंच रहे हैं चन्नी। पंजाब सरकार के जत्थे में नवजोत सिंह सिद्धू हालांकि शामिल नहीं है, उनका अलग अपना कार्यक्रम है। 20 तारीख को यानी 20 नवंबर को करतारपुर साहिब जाएंगे, लेकिन आज का जो कार्यक्रम उसमें नवजोत सिंह सिद्धू नहीं है। अशोक सिंघल हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अशोक, अगर आपको आवाज पहुंच रही हो तो जरा बताइए वहां पर क्या देख रहे हैं आप? और आज नवजोत सिंह सिद्धू का नाम नहीं है, उनके अपनी अलग तैयारी 20 तारीख की। बिल्कुल, नवजोत सिंह सिद्धू 20 तारीख को आएंगे, लेकिन आज पंजाब सरकार का मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक डेलीगेशन यहाँ पे आ रहा है। कैबिनेट मंत्री मौजूद होंगे, थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेगा और उसके बाद वो करतारपुर साहिब मत्था टेकने जाएंगे। और ये करतारपुर कॉरिडोर में मैं खड़ा हूँ इस वक्त, आप देख सकते हैं चेकिंग पॉइंट है, यहीं से होकर के सबको अंदर जाना होगा। 4-4.5 किलोमीटर का एरिया है जिससे क्रॉस करके उनको जो करतारपुर गुरुद्वारा है वहां पर जा करके मत्था टेकेंगे। और क्योंकि सरकार ने जो कोरोना काल में 2020 में बंद कर दिया गया था मार्च में, आज अब से खोलने का निर्णय लिया है, क्योंकि तमाम पार्टी के नेताओं ने, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अकाली दल हो, तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात करके मांग की थी कि प्रकाश पर्व के मौके पर इसको खोलना चाहिए, क्योंकि गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जा रही है। उस मौके पर अगर ये खोल दिया जाएगा तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि बहुत श्रद्धा की बात है सिख समुदाय के लिए। और खुद अमित शाह ने ये बात कही है कि प्रधानमंत्री सिख समुदाय का सम्मान करता है, उनका जो पर्व है उस मौके पर ये खोलने का निर्णय एक बड़ी बात है पूरे देश के लिए, सिख समुदाय नहीं पूरे देश के लोगों के लिए। तो ये जो कॉरिडोर है, यहीं से पंजाब सरकार का डेलीगेशन आएगा और अंदर जाएगा गुरुद्वारे में और मत्था टेकेगा उसके बाद। लेकिन पिछले 2019 के बाद से जब ये खुला था 2020 में ये बंद किया गया, लेकिन तमाम प्रोटोकॉल को, कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए ही इसकी अनुमति दी गई है। लेकिन आम आज लोगों के लिए आज अनुमति नहीं है, कल से फिर आम लोग जा पाएंगे। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को अनुमति आज की नहीं मिल पाई थी, परमिशन उन्होंने मांगी थी, लेकिन 20 तारीख को नवजोत सिंह सिद्धू भी गुरुद्वारा करतारपुर गुरुद्वारा साहब पहुंचेंगे। सत्येंद्र भी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्येंद्र, यानी देखिए अब वो लोग जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, करतारपुर गलियारे पे एंट्री नहीं मिल पा रही थी, अब वो रास्ता साफ हो गया, लेकिन सियासत भी तेज हो गई है।
देखिए अर्पिता, पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावों से पहले हर मामला कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग ले लेता है। और हालांकि इस मसले पर बात करें तो जितने भी तमाम दलों के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो सब कह रहे हैं ये आस्था का मसला है, इसे राजनीति से ना जुड़िए, लेकिन राजनीति फिर भी हो ही जाती है। फिलहाल करतारपुर साहिब कॉरिडोर की ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पंजाबी में बोर्ड लगा हुआ है, श्री करतारपुर साहिब 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और ये पीछे जो गेट आप देख रहे हैं, ये भारतीय साइड में इंटरनेशनल चेक पॉइंट है, डेरा बाबा नानक ये जगह है। और ठीक इससे पीछे तकरीबन 1 किलोमीटर तक भारतीय सीमा की फेंसिंग है, बॉर्डर है। और उसके 3 किलोमीटर आगे रावी नदी के किनारे पर करतारपुर साहिब कॉरिडोर बना हुआ है। और यहाँ पर सिखों के पवित्र गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के 16 साल बिताए थे और उनका अंतिम समय यहाँ पर बीता था। यही वजह है कि सिखों में ये जगह कहीं ना कहीं खास मायने रखती है और आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। एक अंग्रेज अधिकारी की गलती की वजह से ये हिस्सा भारत में आने से रह गया था, क्योंकि उसने रावी नदी को फ्लो मानते हुए श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे को पाकिस्तान की तरफ दे दिया था। फिलहाल अगर यहाँ पर बात करें तो कहीं ना कहीं जोश जश्न और कुछ और तस्वीरें दिखाइएगा, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो 19 नवंबर को गुरु पर्व से पहले मोदी सरकार ने सिख श्रद्धालुओं को एक तोहफा भी दिया। कल से करतारपुर कॉरिडोर फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। और आज जैसा हम बता रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपने कैबिनेट के साथ करतारपुर साहिब में दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले हैं। और इसके बाद ये जो कॉरिडोर है वो आम लोगों के लिए भी खोल दिया जाएगा, तमाम शर्तों के साथ। अपने गुरु के दर्शन के द्वार का रास्ता खुला तो भक्तों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। आस्था की मुराद जो पूरी हो रही है। करीब 1 साल 8 महीने के बाद करतारपुर कॉरिडोर खुला तो भारत से श्रद्धालुओं का पहला जत्था 18 नवंबर को पाकिस्तान के करतारपुर साहिब पहुंचा। कल गुरु नानक देव जी की जयंती यानी गुरु पर्व या प्रकाश पर्व है, लिहाजा सिख श्रद्धालुओं के लिए इस खुशखबरी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। 19 नवंबर को गुरु पर्व से पहले पंजाब के लोगों को करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुलने के बाद एक बड़ी सौगात मिली है और पूरे पंजाब में जोश और जश्न का माहौल नजर आ रहा है। पंजाब सरकार आज मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समेत विधायकों और सांसदों का दल लेकर करतारपुर साहिब जा रही है। सुबह 11 बजे सभी लोग करतारपुर कॉरिडोर पर इकट्ठा होंगे और करीब 12:45 पर पाकिस्तान में दाखिल होंगे। इसके बाद आम लोगों के लिए भी ये रास्ता खुल जाएगा। करतारपुर जाने वाले सभी लोगों को RT-PCR रिपोर्ट के अलावा वैक्सीनेशन के दोनों डोज का सर्टिफिकेट भी मौके पर दिखाना होगा। इसके अलावा पासपोर्ट की ऑनलाइन कॉपी भी जरूरी है। हालांकि पासपोर्ट पर किसी भी तरह का कोई दस्तखत या स्टैंप नहीं लगेगा, लेकिन आधार कार्ड के साथ पासपोर्ट की कॉपी अनिवार्य है। आजादी के बाद भारतीय सिख श्रद्धालुओं की अरदास वर्ष 2019 में तब पूरी हुई थी जब नवंबर में इसे खोला गया था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से मार्च 2020 में इसे एहतियातन बंद कर दिया गया था। आज से ठीक 2 साल पहले नवंबर 2019 में हमने यही करतारपुर कॉरिडोर लिया था और हम पहुंचे थे गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर पाकिस्तान में। तब ये करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था। उस साल 9 नवंबर 2019 को इंडियन साइड पर भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था और पाकिस्तानी साइड पर इमरान खान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। सिख जो श्रद्धालु हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये मौका था, बहुत ही हिस्टोरिक और ऐतिहासिक एक मौका था। और उसके बाद बस कुछ ही महीनों बाद कोविड के चलते ये करतारपुर कॉरिडोर जो है, जो बना था, ये बंद हो गया था। आज पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ करतारपुर साहिब जाकर वहां दर्शन करेंगे। इस कॉरिडोर को खोलने की तमन्ना उनकी भी थी और इसी सिलसिले में उन्होंने हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। अब केंद्र की हरी झंडी मिलने के बाद उनका सपना भी साकार होने जा रहा है। मैंने भी
पीएम को रिक्वेस्ट की थी, जाकर होम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की थी कि कॉरिडोर खुलना चाहिए, और मैं उनका धन्यवादी हूं कि उन्होंने खोला। उसी दिन मुझे बोल दिया था कि खोलेंगे। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से पहले केंद्र सरकार के करतारपुर कॉरिडोर खुलने के फैसले से सिख श्रद्धालुओं के चेहरे खिले हुए हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने कॉरिडोर खोलने की पाकिस्तानी मांग को ठुकरा दिया था, जिसके बाद सभी राजनीतिक दलों ने पीएम मोदी से करतारपुर खोल देने की मांग की थी। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी से कॉरिडोर खोलने की मांग की। इसके पहले रविवार को पंजाब के बीजेपी नेताओं ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की थी और कॉरिडोर खोलने का अनुरोध किया था, और अब सभी राजनीतिक दलों की ये अरदास पूरी हो गई है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर जब शुरुआत हुई तो आपको मालूम है तमाम तरह के संकट आए, तमाम तरह की परेशानियां आई। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ हमारे सिख भाइयों और बहनों की जो एक श्रद्धा है, एक तमन्ना रहती है वहां पर दर्शन की, अरदास की, उसको पूरा किया। इस बीच में कोविड पीरियड आया, कई कारण आए, उसकी वजह से बंद हुआ, फिर से शुरू हुआ। निश्चित तौर से पूरे देश में इसका, न केवल सिख भाई बहनों ने बल्कि पूरे देश ने इसका स्वागत किया। बाबा नानक का जो करतारपुर लांगा है उसको खोलने का जो केंद्रीय सरकार का नतीजा है उसका हम स्वागत करते हैं। ये एक सही दिशा में एक कदम है। आज हर जो बाबा नानक की जो आस्था में विश्वास रखने वाला, बाबा नानक के जो विश्वास रखता है, उनको मानता है, उन सभी के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। बड़ी खुशी है कि करतारपुर साहब दा लांघा खुल रहा है। मैं भी लगातार प्रधानमंत्री ਨੂੰ चिट्ठियां लिखियां, हरसिमरत कौर बादल ने भी पार्लीमेंट 'ਚ उठाया, तो चंगा है हुण खुल रहा है। ਤੇ बहुत लोगों की मंग सी ते लोगों की कौम की भावना सी। आज सीएम चन्नी भी करतारपुर साहिब मत्था टेकने जाएंगे। पंजाब में अगले साल के शुरू में चुनाव है और जाहिर है कि वो वोटों की भी मन्नत मांग कर लौटेंगे। वैसे मन्नत और प्रार्थना हर भक्त का निजी अधिकार है।